So we are live. Good afternoon, नमस्ते। नमस्कार मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमें आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। बिल्कुल अगर डेफिनेटली मुझे तो दिस इज फॉर द ऑडियंस सो दैट अगर वो हमें हेड्स अप देते हैं, सो आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन विद गुड आफ्टरनून, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जहाँ कहीं भी हैं सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में हम लिखते भी आ रहे हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट प्रभात कौशिक जी हैं। नमस्ते प्रभात जी, नमस्कार। वेलकम फॉर द लाइव सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज का सेशन पे हम बात करने से पहले प्रभात जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ही इज अ प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट लॉयर। He started with Tisazari and फरीदाबाद कोर्ट, एसोसिएटेड रहे हैं वुमेन वेलफेयर, वुमेन इश्यूज को लेके और रिप्रेजेंट करते आए हैं काफी अक्रॉस टाटा वुमेन को, उनके इश्यूज को, उनके लड़ते आते हैं। ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लीगल एड फरीदाबाद, वेयर अगेन ही इज फाइटिंग फॉर वुमेन राइट्स। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। He has been also leading advocate जहाँ पे वो criminal cases, civil claims और financial matrimonial cases, family law और divorce के issues को take up कर रहे हैं। Over to you प्रभात कौशिक जी, अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आज। सो इट विल बी लाइक मैं ये इंटरव्यू एकदम साधारण भाषा में रखेंगे ताकि जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य वर्ग है, उस तक हमारी बातें बिल्कुल इजी और सिंपल वे में जाएं। तो मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और वुमेन का जैसे भी आपने बताया है, सारी वुमेन रिप्रेजेंट की हैं मैंने। जो भी वुमेन के राइट हैं और वो किसी भी सोसाइटी से हैं, तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उनके केसेस हमने लड़े हैं और कई बार फीस भी ले ली हैं जो हमको लगा है कि ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं इस तरीके से। तो एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिस्ट्रिक्ट लीगल जो अपना है हमारा सर्विसेज। तो थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन प्रभात जी, बिकॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिसनर्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं लाइव में, जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमें ऑलरेडी फोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आपसे रूबरू बात करना चाहेंगे या फेस टू फेस, वन टू वन कॉन्वर्सेशन लेना चाहेंगे विद रिगार्ड्स टू देयर केसेस। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। अगर मैं बात करूं वुमेन राइट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहा है आज का, तो आप क्या बताना चाहेंगे बेसिक वुमेन राइट्स क्या रहते हैं, एक लड़की को क्या पता होना चाहिए? देखिए, वुमेन राइट जो है, हमारा देश शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और बहुत कुछ हमारे जो जितनी भी रिसेंट जजमेंट्स आई हैं, हमारे कोर्ट्स काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही हैं। तो अभी ये है जो ड्रॉबैक है वो है थोड़ा सा कि जो मैसेजेस हैं, जो राइट्स हैं वुमेन के, वो उन तक नहीं पहुंच पाते। उसकी वजह ये भी एक रह सकती है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि टेंडर एज से या स्कूल एज से हमको हमारे स्कूल की जो सिलेबस है उससे आउटसाइड जो है ना कभी पढ़ाया जाता है, ना बच्चे भी काफ़ी इसको सीरियसली लेते भी हैं। लेकिन अगर बचपन से ही, शुरू से ही उनको वुमेन के उनके राइट्स बताए जाएं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन को बहुत ही इक्वल टू मैन माना है और ऐसी इंडिया में कोई भी चीज़ नहीं है या कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसे संस्थान नहीं है जहाँ पे वुमेन और मैन को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ, या फिर हम कह सके कि भाई वेतन उनका सामान्य रहेगा, सामान्य कार्य समान वेतन। तो किसी भी चीज की ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, सब में वुमेन का इक्वल राइट है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि आज तक जो वुमेन फेस करती रही हैं वो प्रॉपर्टी के मैटर्स पे, अगर हम कहें कि सक्सेशन में मैं ये बोलूंगा कि अगर जैसे आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है तो वो हमेशा ही डिवॉल्व होती थी, हमेशा ही मिलती थी सन को, क्योंकि या फिर कोई दादा लाई प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई या फिर कोई आपकी सेल्फ एक्वायर्ड आपके पति की है, हस्बैंड की, या फिर आपके पिता की है, तो उसमें शुरू से ये देखा जाता था कि एक प्रैक्टिस ये रही थी कि वो लड़कों को ही सारी प्रॉपर्टी मिलती थी, और लड़कियों को ये बोल दिया जाता था कि भाई आपकी शादी में लगा दिया, आपका ये कर दिया, वो कर दिया, आपके हम त्योहारों में दे रहे हैं, आपके जो फंक्शंस हैं उनमें हम लगा रहे हैं पैसे, या इस तरीके की सारी चीजें होती थी, तो लड़कियों को वंचित रखा जाता था प्रॉपर्टी से। अब सरकार ने, हमारी कोर्ट्स जो कि बहुत ही इस चीज को लेके सजग हैं, बहुत ही काफी कार्य हो रहे हैं, तो रिसेंट जो जजमेंट्स आई हैं हमारी, उसमें पहले अभी बिल्कुल रिसेंट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का, और संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वंस अ डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर। जो आपकी जो बेटी है, बेटी सदा के लिए है। तो इक्वल राइट्स मानते हुए प्रॉपर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी ये जजमेंट दी और बोला कि जितना अधिकार बेटों का है पिता की संपत्ति पे, बिल्कुल उतना ही इक्वल अमाउंट में और उतना ही इक्वल अधिकार बेटियों का भी है। तो अब उससे ये बात क्लियर बिल्कुल हो गई है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर मैं भाई हूँ, मेरी बहन है, या फिर तो वो अपना उनका हिस्सा जो है वो ले सकती हैं। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी और मेरे बच्चे भी जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, जो डिवॉल्व होती है प्रॉपर्टी फ्रॉम दी ऊपर से लेके नीचे तक, जो उस तक जाती है हमारे सक्सेशन में, तो वहां तक भी जो है बेटी और उसके बच्चे भी फादर की या अपने नाना की प्रॉपर्टी से भी क्लेम कर सकते हैं आफ्टर दिस रीसेंट जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। राइट। तो ये इसमें तो मैं रहा एक यहीं पे मैं आपको रोक के क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्लैरिफाई करना चाहूंगी। यहाँ पे रजिस्टर्ड विल और नॉन रजिस्टर्ड या कोई विल ना हो, तब क्या हो सकता है? अगर रजिस्टर्ड विल में क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ बेटे को जा रहा है या XYZ के नाम है, सिर्फ उन्हीं को जा रहा है, क्या तब भी चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस होता है जो आपके पिताजी ने खुद खरीदी है, अपने पैसों से बनाई है, और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी जो कि आपके दादा लाई, या जिसे कहते हैं कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी जो चली आ रही। राइट। अब होता यह है कि जो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, तो वो तो बाय वे ऑफ विल पिताजी की इच्छा है कि अगर आपको नहीं देना चाहते हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगी। और अगर लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिताजी कोई विल नहीं बना सकते, और कोई विल में वो लिख भी जाते हैं कि इस प्रकार के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मैं अपनी बेटी को हिस्सा नहीं दूंगा, तो वो सबसिस्ट नहीं करता, वो फिर उनको देना ही पड़ेगा। वो तो मैंडेटरी है बाय वे ऑफ कोर्ट या बाय वे ऑफ फाइलिंग पार्टीशन सूट, वो फिर ले सकती हैं अपना हिस्सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो इसमें जब हम बात करते हैं मैरिड अनमैरिड वुमेन की, तो वो स्टेटस सेम रहता है, तो जस्ट टू गेट दैट क्लैरिफिकेशन, यस यस, हाँ सेम बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। राइट। कोई भी महिला अगर अनमैरिड है और डिपेंड करती है, डिपेंडेंट है अपने ब्रदर्स पे, और या फिर किसी भी, या फिर मैरिड वुमेन है जो कि काफी सालों से किसी और वजह से अपने घर नहीं आ जा पा रही हो, कई बार कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वुमेन नहीं आती हैं, तो उस सिचुएशन में अगर उनके पिताजी बिना वसीयत के अगर इंतकाल उनका हो जाता है, या फिर वो हो जाता है, तो इस सिचुएशन में वो कभी भी आके अपना हिस्सा मांग सकती हैं, उनका हिस्सा बिल्कुल बराबर मिलेगा उनको। और अनमैरिड जो सिस्टर्स हैं, या फिर जो अगर हम कहें डॉटर हैं, तो उनका भी हिस्सा जो है अनमैरिड सिस्टर का भी, अगर कोई भाई बहन है, उनका पिताजी की प्रॉपर्टी में सेल्फ एक्वायर्ड में भी बिल्कुल बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। राइट। यस। इसमें बात अगर मैं करूं, जैसे हस्बैंड की आपने बात करी, मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है फॉर सम रीजन, और उसके बाद जो हस्बैंड ने अक्वायर किया या एसेट बनाया है, उसके क्लेमेंट बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, ब्रदर खड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या स्टेटस रहता है कि मतलब ये किसका राइट है और ये किसको जाना चाहिए? देखिए, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर हम बात करते हैं हिंदूज की, तो वो वहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा। अगर कोई मुस्लिम फैमिली हैं, कोई मुस्लिम इस तरीके से हैं, तो वहाँ फिर उनका शरिया वगैरह के हिसाब से जो भी है,
इन केस ऑफ विमेन वो 1/4 के करीब इनका होता है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, उसका तो सभी को ही जाएगा, जैसे बेटे और बेटी को दोनों को बराबर जाएगा। अगर पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है किसी हस्बैंड की, हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ही मिलेगी। उसमें पेरेंट्स वगैरह का उसमें नहीं होता है हिस्सा। अच्छा। लेकिन अगर पेरेंट्स का स्टेक नहीं होता है, मान लीजिए पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो क्या, और वो डिपेंडेंट है, वो कहते हैं कि वो डिपेंडेंट है, तो उस सिनेरियो में प्रॉपर्टी पे ना क्लेम करके कुछ हिस्सा, कुछ मतलब कमाई का कुछ हिस्सा या प्रॉपर्टी से कुछ अर्निंग को वो क्लेम कर सकते हैं उनके जरिया के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए? देखिए, इसमें भी फिर वही रोल प्ले करेगा कि अगर विल है तो फिर डेफिनेटली दे कैन क्लेम, और अगर विल नहीं है तो उसके बाद तो फिर सक्सेशन एक्ट में ये 3 डिग्रियां बनाई हुई होती हैं, जिसमें फर्स्ट में उनकी वाइफ और उनके बच्चे आते हैं, फिर उनके बाद सेकंड में उनके पिताजी और अदर डिपेंडेंट वगैरह वो सारे उसमें आते हैं। ओके। तो हाँ भाई, राइट। और उसके अलावा में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत ही आश्रित हैं, हम जिन्हें कह सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो आश्रित हैं, उनके जो है बेटे की प्रॉपर्टी, बेटे की डेथ हो गई है, प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है, उनकी बीवी को मिल गई, उनके बच्चों को मिल गई, तो इन केस उस अवस्था में भी जो बुजुर्ग हैं वो असहाय नहीं है, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी नया कानून आ चुका है, जिसमें एल्डरली पेरेंट्स को बिल्कुल पूरा अधिकार है कि किसी भी प्रॉपर्टी में वो अपना मेंटेनेंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। ओके। हाँ, बिकॉज़ ये ज़रूरी था इस चीज़ को हाइलाइट करना। रजिस्टर्ड विल को आप जिसकी भी रजिस्टर्ड विल रहती है, वो अपने होते हुए अपनी विल को रजिस्टर करवा लेते हैं। क्या रजिस्टर्ड विल को चैलेंज करना आसान है, या कोई भी कर सकता है, कोई भी फ्लिक क्लेमेंट बन के एक रजिस्टर्ड विल को चैलेंज कर सकता है, और उसकी क्या तंगियां रहती हैं? देखिए, विल का रजिस्ट्रेशन होना हमारे कानून में मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके। अगर आपने कोई विल बनाई है, तो विल बनाने में आपको सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतनी होती है वो यही है कि आप अपनी विल बनाओगे, उस विल में आप ये लिखोगे कि मैं आज से पहले की जितनी भी विल मैंने बनाई हैं, मैं उनको रिवोक करता हूँ, ओके। और ये मेरी लेटेस्ट विल रहेगी। तो अब विल में सबसे जो महत्वपूर्ण है, अगर आप विल बनाते हैं तो आपको अपनी ही हैंडराइटिंग में विल बनानी है, और उसके बाद साइन करने हैं, और फिर 2 विटनेसेस वगैरह के साइन भी उस पे होने चाहिए। तो वो विल भी उसका इक्विवेलेंट ही आपका जो है वो भी फाइनल होती है। लेकिन अगर आप उसको जाके अपनी विल को पूरी तरीके से रजिस्टर कराते हैं, तो वो तो एक पक्का काम है। अब राइट। रही बात उसको चैलेंज करने की, तो विल को चैलेंज करना इट्स काइंड ऑफ अ वेरी, मैं कहूँगा बड़ी मुश्किल एक चीज़ है। ओके। आप ऐसे ही एक रजिस्टर्ड विल को चैलेंज नहीं कर सकते, या तो आपके पास कोई और विल हो कि मेरे फादर की ये रजिस्टर्ड विल थी, उसके बाद उन्होंने एक और विल और बनाई, जब वो बीमार हो गए, कहीं आ जा नहीं सके, तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरी आगे की सारी विल जो हैं मैं उनको खत्म करता हूँ, ये मेरी अब आखिरी और लेटेस्ट विल ये है। तो फिर सारी ही चीजें उसके अकॉर्डिंग ही होंगी, और पुरानी विल का फिर कोई रहता नहीं है। राइट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इशू विच वुड बी डाउरी, बिकॉज बहुत तो सारे केसेस हम देख रहे हैं, और बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें आती हैं कि डाउरी के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या आप जो भी हमें सुन रहे हैं उनको समझा पाएंगे, या जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, क्या है लीगल टर्म में डाउरी की डेफिनेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड, एंड क्या होती है डाउरी हरासमेंट? देखिए, डॉरी जो है वो सभी को पता है, ये तो जनरल में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने काफी इसको प्रचार और प्रसार किया है कि किसी भी तरीके की कोई भी चीजें जो हैं वो शादी के समय डॉरी लेना या देना दोनों ही एक प्रकार से अपराध हैं, और उन दोनों पे ही सजा है। सजा भी बहुत मैं कहता हूँ जैसे स्ट्रिक्ट सजा जो है वो सरकार ने इसका प्रावधान रखा है, और 5 साल तक आपको सजा मिलेगी अगर आप डॉरी लेते हैं या डॉरी देते हैं, और 15,000 का इसमें जुर्माना है, और या फिर इक्वल अमाउंट का जितना आपने डॉरी में दिया है उतना ही आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर आप डॉरी लेते देते हैं तो
वो तो रहा डॉरी का लेने और देने की जो सजा है, जो पनिशमेंट है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हाँ डॉरी जी। होती क्या है। देखिए कि डॉरी जो है वो कोई भी वस्तु या हम्म। कोई भी सामान जो हम्म। कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई पेरेंट्स या कोई और जो है, जो रिलेटिव होता है लड़की का, उससे हम्म। अगर मांगा जाता है एट द टाइम ऑफ हम्म। मैरिज या बिफोर मैरिज, तो कि भाई शादी होगी तो ये सामान आपको देना होगा, तो वो हम इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये एक डॉरी है, दहेज है। लेकिन हम्म। अब इसमें क्या होता है कि क्या पेरेंट्स कुछ भी नहीं दे सकते अपनी मर्जी से, हम्म। कोई गिफ्ट वगैरह? तो उसके लिए फिर प्रावधान डॉरी ही एक्ट में, हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दिया हुआ है कि जी नहीं, कोई भी गिफ्ट पेरेंट्स दे सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बेटी को, या फिर जो दो जो जो हस्बैंड की साइड से जो उनके रिलेटिव हैं वो उनको भी अपनी इच्छा से कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उसमें जो चीज ध्यान रखने की है, वो ये है कि वो विदाउट एनी डिमांड होना चाहिए, कि ओके। किसी ने उसका डिमांड ना किया हो। तो अगर हम्म। डिमांड करके कोई गिफ्ट लेता है कि भाई मुझे तो एक पर्टिकुलर जो है मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो फिर इट इट विल फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ डॉरी। हम्म। तो ये तो डॉरी हो गया एक लीगल सेंस में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हम्म। कि कोई भी गिफ्ट का आदान प्रदान या कोई भी चीजें मांगना, डिमांड करना, लेना, वो सब डॉरी है। आपने बात की गिफ्ट की, तो और इसमें बड़े सारे सवाल प्रभात जी खड़े हो जाते हैं कि इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं। जब हम्म, मुझे मेरे माता पिता मेरी शादी के टाइम पे कुछ सामान दे रहे हैं, या मैं खुद चाहती हूँ कि मैं वो लेकर आऊं, या मैं क्योंकि घर जा रही हूँ, सामने जा रही हूँ, मुझे समझ आ रही है कि वहां पे मुझे कैसी रिक्वायरमेंट होने वाली है, उस हिसाब से मैं चीजें इकट्ठा करती हूँ या शादी के समय लेती हूँ। अब हम्म, मैं कैसे प्रूफ या डिसप्रूव करूंगी कि ये मुझसे डिमांड नहीं की गई, ये मैं खुद अपनी मर्जी से लेके आई हूँ, या वाइस वर्सा फ्रॉम दी बॉय स्टैंड पॉइंट या उनकी फैमिली के स्टैंड पॉइंट से कि हमने कुछ नहीं मांगा, ये अपनी मर्जी से लेके आई है। क्या इसके लिए भी कोई लीगल हमें पेपर वर्क करना चाहिए जस्ट टू गेट ऑन अ सेफर साइड? रीजन बिंग कि कल को ये ब्लेम बहुत आ जाते हैं। कभी कभी फैमिलीज मांगती हैं और कभी कभी फैमिलीज बिल्कुल भी कुछ नहीं मांगती, जो सामने वाले परिवार है वो अपनी मर्जी से कहते हैं, हम अपनी हैसियत से अपनी खुशी से अपने बच्चे को देना चाहते हैं। हम्म, बट बाद में जब केस होते हैं या अराइज होते हैं, डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो ये उसको बोला जाता है कि नहीं, ये इन्होंने हमसे मांगा था, या हम्म, हमसे ये ऐसा, उन्होंने शादी इतना तामझाम इतना बड़े लेवल पे शादी का खर्चा हमसे उन्होंने ये हमारे सामने शर्तें रखी थी या अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी। तो उन एक्सपेक्टेशंस को, उस खुशी को, उस कॉर्डियलिटी को हम बिल्कुल मिस आउट कर जाते हैं और वो अलग ही रूप ले लेता है। तो कैसे दूसरी फैमिली भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्वलंत एक सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने रेज किया है, जो कि आजकल चल रहा है। सारे डॉरी के केस इसी सवाल के ऊपर बेस करते हैं। हम्म। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले महिला को तो जैसे सवाल का जो पहला भाग था जिसमें ये था कि मैं कैसे प्रूव करूं कि ये डॉरी नहीं है, तो महिलाओं हम्म। को तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं, वो तो उनको हम्म। जिन्हें मिल रही है, जैसे सास ससुर वगैरह हैं, अगर उनके ऊपर केस हम्म। होता है तो फिर हम्म। देन इन दैट केस उनको प्रूव करना होता है कि ये सारा जो है वो डॉरी नहीं था। हम्म। नंबर वन और नंबर टू पार्ट के आप कैसे सेव कर सकते हैं अपने आप को बीइंग अ हम्म। पेरेंट्स, कि भाई ये जो है वो आर्टिकल्स, वो डॉरी आर्टिकल्स नहीं थे, या फिर वो कुछ गिफ्ट में मुझे मिले, तो उसका हम्म। सवाल भी डॉरी प्रोविजन एक्ट में भी है। या। उसमें सबसे पहले ये है कि इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो भी आर्टिकल या गिफ्ट्स आपको मिलते हैं फ्रॉम एनी साइड, लाइक फ्रॉम हम्म। वाइफ की तरफ से या फिर कोई हस्बैंड की तरफ से, तो हम्म। वो फिर आपको एज पर दी डॉरी एक्ट में जो रूल्स वगैरह, जो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया हुआ है, उस हम्म। फॉर्म्स के हिसाब से आपको उनको जो है अपने पास रखना पड़ेगा। साइन का उसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे किसने गिफ्ट दिया, कौन से रिलेटिव ने दिया, और उसका उसकी कीमत क्या होगी, हम्म। और किस डेट को वो गिफ्ट मुझे मिला है। उसके नीचे फिर उनके हस्बैंड को अगर मिला है अपने फैमिली से तो वो, और अगर हम्म। वाइफ को मिलता है तो वो फिर अपनी नीचे उस पर साइन करेंगे।
तो ये तो एक तरीका रहा कि भाई आप एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर दिया अपना कि ये मुझे गिफ्ट मिली। अमूमन ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। सारे होता नहीं है। आर्टिकल्स आप लाते हैं अपने घर पे, सीधे वो आ जाते हैं। लेकिन हम्म उसमें भी जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस देखी गई है, जो 90% मैं कहता हूँ कि हर एक शादी में वीडियोग्राफी होती है हम्म एट द टाइम ऑफ जो एंगेजमेंट जो होती है, जो सगाई वगैरह होती है, वहां पे वो वीडियो बनाते हैं जिसमें एक आदमी लिस्ट जो है वो पूरी पढ़ के सुनाता है कि ये अच्छा। सारे आइटम्स जो है वो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। अगर हम्म आपके पास वीडियो भी नहीं है और अगर आपके पास इस तरीके की कोई चीज भी नहीं है कि आपको क्या आर्टिकल मिले क्या नहीं मिले, तो इन दैट केस वो फिर नेगेटिव हो जाता है लड़की के लिए अच्छा। कि मैं क्या लेके आई। इन दैट केस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं अपने इनवॉइसेस कि मेरे हम्म फादर ने एट द टाइम ऑफ मैरिज ये सारी चीजें जो हैं वो खरीदी। हम्म और खरीदने के बाद वो फिर उसके आगे जैसे कोई फोटोग्राफ्स वगैरह दे सकते हैं कि देखिए ये सारी चीजें मेरे घर पे हैं और वो कब्जे में हैं मेरे, वो दे नहीं रहे हैं। तो फिर इन दैट केस फिर शी हैज टू प्रूव, वो फिर उनको प्रूव हम्म करना पड़ेगा। नंबर एक और प्रोविजन, डॉरी प्रोविजन एक्ट का एक बहुत ही एक और भी एक इसमें बड़ा अच्छा प्रोविजन है। हम्म वो ये बोलता है कि कोई भी अगर आपको फॉर द बेटरमेंट या फॉर द बेनिफिट ऑफ जो है आप अपनी बेटी को कुछ कुछ गिफ्ट दे रहे हैं और उसको सास ससुर या फिर कोई और आदमी फैमिली मेंबर आपका ले रहा है, तो फिर उसमें ये बताया गया कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग दोज गिफ्ट्स, हम्म वो फिर आपको रिटर्न करने होंगे जो बहू को। जो जो बहू है उसको। ओके। और अगर अगर वो एट द टाइम ऑफ मैरिज मिले हैं तो उसके 3 महीने बाद, या फिर हम्म कई सिचुएशन में जैसे बोला गया या फिर कोई प्रैक्टिस ऐसी देखी जाती है कि जहां 18 साल से पहले शादी हो जाती है उसका, वो फिर जो बाद में हम्म उनका गौना वगैरह इस तरीके से कई वो बहुत प्रिविलेंट है अभी भी कई हम्म स्टेट्स में। तो फिर वहां अगर वो जो 18 साल की तब हो जाती हैं तो हम्म उनको वो सारी जो चीजें हैं वो उनको रिटर्न करनी होती है। ओके। अब तो आप कह रहे हैं उसमें कि आप कह रहे हैं कि जो इन लॉज हैं वो कुछ भी अपने पास रख नहीं सकते जो लड़की को शादी में मिला है, एज अ गिफ्ट, एज अ फ्रॉम द फैमिली, बोथ द फैमिली साइड, चाहे मेरी इधर की फैमिली है, मेरी अपने परिवार है, चाहे मेरे इन लॉज की तरफ का जो भी गिफ्ट आए हैं, वो इन लॉज उसको पजेस नहीं कर सकते। वो सब सारी चीजें लड़की को 3 महीने के अंदर दे देनी पड़ेंगी एज पर दे लॉ। दे दिस इज अ एज वेरी पर लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यस वेरी यस यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। अब देखिए हमेशा जो है वो यही होता है कि जो गिफ्ट्स आते हैं वो आते तो लड़कियों के लिए ही हैं। तो हम्म ये चीजें क्रिएट ही ना हो, ये सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होती कि अगर ये बात समझ ली जाए कि ये बहू के लिए आया हुआ है, ये आगे अपना कर्जा निपटाने के लिए या चीजें उस तरीके से नहीं है। क्योंकि राइट राइट। जो जो प्रैक्टिस जो प्रिवलेंट है इंडिया में वो ये है कि शादी बड़ी पंप एंड शो के साथ लोग करते हाँ हैं जी। हाँ जी। और उसमें इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि फिर उनको ये लगता है कि अब इसका मैं आगे इसका कर्जा किस तरीके से जो है वो निपटाया जाए। तो जी। उस सिचुएशन में क्योंकि हस्बैंड ज्यादातर उस सिचुएशन में नहीं होते कि वो अपनी शादी का सारा खर्चा खुद कर सके, हम्म बीइंग ऑफ यंग एज के, तो हम्म उसमें वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स हाँ जो जी। हैं वो गिफ्ट आइटम को आते ही, जो भी गिफ्ट आर्टिकल है उनको आते ही वो ये सोचते हैं कि मैं अगर कोई मेरी बेटी है मैं आगे उसको दे दूं। ये हम्म एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो जब हम्म सिचुएशन वर्स होती हैं, जब केसेस चलते हैं, तो फिर ये सारी चीजें अराइज होती हैं। लेकिन हम्म बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि जितनी भी हम बात करें अगर डोमेस्टिक वायलेंस की, अगर हम हम्म, बात करें डॉरी के जितने भी केसेस हैं उसमें 90% हम देखते हैं कि ये वुमेन टू वुमेन एक तरीके का अपराध है। अगर हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस में हम देखें तो ज्यादातर जो है वो जो सास हैं हम्म उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है काम का, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है अपना घर चलाने का। तो वो डे वन हम्म से ही वो एक्सपेक्ट करती हैं कि ये आते ही सारी चीजें संभाल ले और फिर वो बिल्कुल ठीक करे, बिल्कुल परफेक्ट हो। हम्म लड़कियां जो हैं वो आजकल बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो पहले जैसी सोसाइटी वो चीजें रही नहीं हैं। हम्म तो वहां जितनी भी ये टसल होती है, जितनी भी ये चीजें देखी हम्म गई हैं, वो शुरुआती जो दौर है शादी का, हम्म
वहां जो एडजस्टमेंट होती है बिटवीन जो उनकी मदर इन लॉ है, जो सास है और बहू है, उनके बीच में जो जो शुरुआत में जो होती है, उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो क्रॉप अप होती है, वो सारी चीजें जो है आ रही हैं। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि सास जो हैं उन्होंने भी कभी ना कभी, जब वो बहू रही होंगी, ज्यादा समय तो होता नहीं, आजकल समय बड़ा जल्दी पास हो जाता है, 20 एक साल पहले, 20-25 साल पहले वो भी अगर बहू रही होंगी तो वो याद करे कि भाई उनको अगर इस तरीके की कोई टॉन्टिंग हुई है, उनके ऊपर भी अगर इस तरीके की कोई डिमांड, इलीगल डिमांड रेज हुई है, जिन्होंने उनको भी किसी वक्त में हर्ट किया होगा, तो वो बस ये ख्याल रखे कि वो आगे वो उस चीज को जो है वो बहू के साथ ना करें। तो थोड़ी एडजस्टमेंट की बात होती है, साल 2 साल 3 साल लगता है, चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, फिर कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आती है नहीं। लेकिन ये सारा ही जो फेज है वो शुरुआती ही फेज होता है। तो ये सारा बातें हैं डॉरी की, प्रभा कि जी, किस तरीके से। आपने बात की कि बहू सास जो होती है वो कभी बहू भी होती है, और ये जो टसल हम देखते हैं बिटवीन वुमन टू वुमन ज्यादा देखने में आती है। बट मैं इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगी कि कई बार हमने देखा है, या कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे जो लड़की के साइड की फैमिलीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा सफर कर रही होती हैं। उनके अपने कहना होता है, ये कहना गलत होगा कि सभी लड़कियां सही हैं, और ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि सबके जो सास हैं या ससुर हैं या फैमिलीज हैं वो गलत हैं। सो आई थिंक ये बोथ फेज रहता है। तो जब जहाँ केसेस में हम देखते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रहना है, नहीं तो नहीं रहना, डिवोर्स चाहिए, और मुझे उसके इन लिeu पैसा चाहिए, एक एक तो ये पॉइंट रहता है। सेकेंड पॉइंट इसमें मैं ये रेज करना चाहूंगी कि उस टाइम पे मतलब पेरेंट्स जो इनोसेंट रहते हैं, या जो चाह रहे हैं कि दोनों बच्चे सेटल रहें, अपनी फैमिली को मतलब आगे बढ़ाएं और डिवोर्स की तरफ ना जाएं, उसमें कैसे हम इन चीजों को देखते हैं। स्पेशली अगेन जब मैं बात करती हूँ डाउरी की, बिकॉज जहाँ पे एलिगेशंस आती हैं, जहाँ पे कोर्ट केसेस आते हैं, वहां पे एलिगेशन सिर्फ लड़के पे नहीं लगती, लड़के की और फैमिली की के को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिसमें बूढ़े माँ बाप भी होते हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा एक एट टाइम्स इनोसेंट होते हुए भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो क्या कानून हमारा इन दोनों पक्षों को देखता है, या सिर्फ लड़की के पक्ष को कि उसको एविडेंस जनरेट नहीं करने, उसको सिर्फ अपना क्लेम करना है? और यहीं पे स्त्री धन को मैं लाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने डाउरी की बात की कि 3 महीने के अंदर उसको सब कुछ दे देना पड़ता है। तो स्त्री धन में भी क्या लड़का लड़का या लड़के वाले भी जो उन्होंने सामान दिया है क्लेम कर सकते हैं वापस, जो भी उन्होंने शादी के टाइम पर लड़की को डाला है, इन केस ऑफ डिवोर्स? बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही आपने सवाल रेज किया है। इसके सवाल के कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं इशू रेज करूंगा कि जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, वो आजकल काफी मिसयूज जो है वो कई करते हैं। और पहले बात जो है वो भी मैं आपको उसमें भी कहूंगा कि अगर मैंने बोला 90% जो है वो विमेन टू विमेन है, उसमें मैं उन केसों की बात कर रहा था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएल्टी वगैरह के केस होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक शादी नहीं बिगड़ रही है, या फिर हर एक फैमिली में टसल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर टसल होता है तो वो ज्यादातर, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये शुड बी इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब हम बात करते हैं कि अगर फॉल्स केस हो रहे हैं, जैसे 498 ए के पहले केसेस होते थे, उसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है क्रिमिनल जो जिसे हम कहते हैं 406 होता है, उसको पहले काफी जो है वो लोग लगाते थे 490 अपना। तो वो जब ये जब केसेस लगते हैं, तो उस केसेस में, उस सिनेरियो में पहले तुरंत ही अरेस्ट होता था। तो अब जब तुरंत अरेस्ट होता था तो काफी जो है बहुत इसका मिसयूज शुरू हो गया, क्योंकि लड़की वालों को ज्यादातर जो कई इस तरीके के जो रखते हैं केस, या फिर कई जिनका विचार इस तरीके का होता है, आजकल देखा गया है, या फिर कोई थोड़ी भी अगर अगर कोई टसल हुई, लेकिन वहां लड़की वाले के किसी से मिल गए तो उन्होंने बता दिया कि भाई आप इस तरीके के जो हैं ये केसेस डालिए तो आपको बड़ा जल्दी न्याय मिलेगा।
तो वहां से चीजें खराब होने लगी और ये बहुत ही केस गलत डलने लगे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और लेट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी केसेस हैं, आजकल ये ज्यादातर देखा जा रहा है कि इन केसेस में ऑन द राइज बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो क्रुएल्टी के और इस तरीके के जो हैं वो के कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन उसमें कन्विक्शन रेट कि जिसमें सजा मिल रही है वो केवल 15% थे। इसका मतलब कि ये था कि 85% जो केस थे वो बस इसी ही वजह से लगा दिए कि भाई कोई डिस्टरबेंस हुई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और लड़की वाले जो हैं वो सीधे कोर्ट गए और उन्होंने कंप्लेंट डाली, पुलिस में गए, बोला मेरे साथ क्रूएल्टी हुई है। उसमें और भी स्टोरीज इतनी ऐड कर दी कि उसका बिल्कुल जो है केस अनर्गल, उसमें चीजें काफी ऐड करके एक स्ट्रॉन्ग केस बना के उसमें वो डाल देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब इसमें कोई अरेस्ट नहीं है, कोई भी अपराध जो कि 7 साल से कम जिसमें सजा है उसमें अब तुरंत अरेस्ट नहीं है, और कोई भी अगर केस क्रुएल्टी का वो जाता है पुलिस स्टेशन में तो वहां फिर उनका एक तरीके से स्क्रीनिंग होती है। अगर 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 लड़की वाले गए और लड़की वालों ने ये बोला कि भाई मेरे ऊपर ये इसी प्रकार के इल्जाम लगे हैं या फिर इस तरीके के मैं कोई इल्जाम लगा रही हूँ, लड़की बोलती है, तो उसकी फिर स्क्रीनिंग होती है, उनसे एविडेंस मांगा जाता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है कि भाई फिर वो देखा जाता है कि इनके जो एलिगेशन है उनमें कितना दम है, प्राइम फेसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले की तरह नहीं कि वो गए और सीधे पुलिस वाले उठ के गए और फिर सीधा अरेस्ट किया, उसमें सारे ही रिलेटिव्स के नाम आ जाते थे, उन सभी को फिर अरेस्ट करते थे। इस तरीके की चीजें अब नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिली है पेरेंट्स को भी, और जो बहुएं हैं, जो अगर अगर उनका केस स्ट्रांग होता है और वो जाती भी हैं तो प्राइमा फेसाई, जैसे मैंने अभी भी बोला कि एक स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग जो है उसमें अगर आप जा रही हैं, आप बहू हैं, आपने लगाए हैं इल्जाम, तो एक स्क्रीनिंग के बाद, एक इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि पुलिस वाले डेली इन केसेस को देख रहे हैं तो उनको पता चल जाता है, तो प्राइमा फेसाई अगर आपका केस बन रहा है तो एफआईआर लॉन्च होगी, उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप उसमें फिर आपको बरी किया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट अगर आपकी बात को मैं बताता हूं कि महिला हैं, अगर उनको वो गई पुलिस में, पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये फिर एक्ट में है, ये दिया गया है कि आप फिर उनसे जो बड़े अधिकारी हैं जैसे डीसीपी हैं उनके पास आप डायरेक्ट जो है अपनी कंप्लेंट दे सकती हैं, और अगर वहां भी सुनवाई नहीं हो सकती तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आपने जब बात की कि पेरेंट्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं केसेस में और एलिगेशंस लगती हैं, मेरे पास एक सवाल आया है जो कहता है हाउ शुड पेरेंट्स, जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स इंश्योर या अपने आप को सिक्योर करें कि देयर डॉटर इन लॉज डोंट मिसयूज द डाउरी एक्ट टू सीक मनी फ्रॉम द फैमिली एंड मेक द बेसिस ऑफ डिवोर्स। तो ये बुजुर्ग कपल हैं जिनका सवाल है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस हरासमेंट से, ह्यूमिलेशन से, जो कि एलिगेशंस के तौर पे एक बहू लगाती है और वो बेसिस बनाती है कि मुझे पैसा चाहिए तभी मैं डिवोर्स दूंगी, नहीं तो मैं डिवोर्स भी नहीं दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ये काफी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज ये भी है दुर्भाग्य से कि इस तरीके के भी काफी केस आ रहे हैं कि जिसमें जो बहुएं हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं किस तरीके से जो चीजें हैं, ये कैसे शादियां जो हैं वो इनका बैकग्राउंड चेक वगैरह नहीं हो पाते कई बार, तो उसमें कई बार ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपकी शादी कहीं एक ऐसी जगह पे गलती से हो जाती है कि जहाँ पे कुछ प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व होते हैं इस चीज में, कि जो लड़कियां होती हैं वो ये फिर इस तरीके की मिसयूज करते हैं एक्ट्स को, अपने कानून को, और फिर उनसे ये बोलते हैं कि भाई आप या तो पैसा दो या फिर मैं जो है ये केस करूंगी या अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी, या इस तरीके की जो चीजें हैं ये काफी देखा जा रहा है। इसमें सबसे पहली चीज जो मैं अभी कानूनी एस्पेक्ट से पहले मैं इस बात पे बोलना चाहूंगा कि कोई भी पेरेंट्स हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है जैसे शादी है,
तो उसमें इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले एक बार बैकग्राउंड चेक जो है वो जरूरी हो जाता है। आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, आप जहाँ वो अगर आपकी होने वाली जो वुड बी जो आपकी बहू हैं वहाँ वहाँ उनका एक बार देखिए कि वो कहाँ जॉब कर रही हैं या फिर कहाँ पढ़ रही हैं, उनका सारी जो ये बैकग्राउंड चेक है ये बहुत ही मस्ट हो जाता है चीजों में। आ, अब मैं ये अब दूसरी चीज अगर कोई बहू है उसने केस डाल दिया और डालने के बाद वो ये कह रही है कि मुझे पैसे चाहिए तभी मैं डिवोर्स दूंगी, तो ये चीज जो है और उनका केस भी जेन्युइन है। अगर मान लीजिए एक तो हो गया फॉल्स केस उसने डाल दिया, अगर उन्होंने फॉल्स केस डाल दिया है तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बाहर आएंगे, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप बाहर आएंगे। अगर आपने जो है वो उनकी डॉरी के सारे आइटम रिटर्न कर दिए हैं तो वो आप उनको बता पाएंगे कि मैंने इस डेट को, क्योंकि ये बोल देना किसी भी विमेन का कि देखिए आपके पास मेरे डॉरी के सारे आर्टिकल्स हैं और आपने मुझे नहीं लौटाए और नहीं दिए, जबकि वास्तविकता में वो सारे डॉरी आर्टिकल्स उसके अपने ही पोजेशन में या उनके अपने पास ही होते हैं। लेकिन अगर अगर वो झूठा इल्जाम लगा के बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पास है तुमने मुझे नहीं दिए, तो कानून बड़ा सख्त है इसमें भी। कोई भी महिला इस तरीके के अगर इल्जाम लगाती है तो उसको ये खुद प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप, मैं अभी भी ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो भी इल्जाम अगर एलिगेशन आप लगाते हैं वो एलिगेशन अगर मीट करती हैं हमारे कानून जो दिया गया है एक्ट में, जो सेक्शन जो हमारे दिए गए हैं, उसकी जो भाषा जो दी गई है, उसकी परिभाषा जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की, जैसे कि आप क्रुएल्टी वाला लगा लीजिए, अगर उससे वो चीज मैच नहीं करती है, आपकी एलिगेशन मैच नहीं करती, तो आपका वो सबसिस्ट नहीं करेगा, आपका एलिगेशन जो है वो हट जाएगा। उसके बाद फिर झूठा केस डालने के बारे में, या फिर आपने जो झूठा केस डाल दिया है तो आपके ऊपर भी पूरी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। नंबर एक बात ये याद रखना चाहिए, जो भी आदमी झूठी जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह डालते हैं, क्यों उसमें भी सजा का पूरा प्रावधान है। नंबर दो बात यह है कि हम अगर बात करते हैं कि जो जो फेक केसेस हैं उनकी अभी हमने बात की कि फेक केसेस में अगर उसने बोला कि डॉरी का आर्टिकल आपके पास है आपने रिटर्न, तो उसमें वो ये बातें बता देंगे कि कौन सी डेट को, क्योंकि सेक्शन ये बोलता है, परिभाषा ये बोलती है कब दिया, किसको दिया, किसके सामने दिया और लिया क्यों नहीं, ये सारी चीजें जो है उनको प्रूव करनी होती है अगर फेक केस है। हाँ, तो जैसा मैंने बोला अभी कि परिभाषा जो है वो फिर यही हो जो होती है कि भाई आपने लिया तो कब लिया, किसके सामने लिया, कितनी मात्रा में लिया, उसकी खरीदारी कहाँ से की, उसकी रसीदें कहाँ हैं, ये क्या वो तो फिर वो चीजें जो हैं अगर अनर्गल है, अगर अगर वो झूठा इल्जाम है तो वो फिर नहीं टिक पाता कोर्ट के सामने। अगर अगर जेन्युइन केस है और आपकी बहू है, वो किसी वजह से अगर अगर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है और कोई भी रीजन हो सकता है कि आपके बेटे की तरफ से या फैमिली की तरफ से या जो भी है, तो उसमें अगर वो ये बोलती हैं कि भाई मुझे पैसे दो तो ही मैं उनको तलाक दूंगी, तो इसमें अगर उनका जेन्युइन केस बनता है तो वो फिर आप सेटल कर सकते हैं थ्रू मीडिएशन सेंटर, क्योंकि कभी भी आप किसी भी स्टेज पे एक डॉरी केस में कभी भी मीडिएशन सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं। मीडिएशन सेंटर्स आर देयर जो आपकी मदद करेंगे केस को खत्म करने के लिए, उसको मीडिएट करने के लिए। तो जो मीडिएटर हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट से होते हैं, तो वो काफी जो है आपकी मदद करते हैं मीडिएशन करने में, और मीडिएट करके वो जो है अगर जेन्युइन केस है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचा के आपके केस को सेटल कराएंगे। ठीक। प्रभात जी, मैं अपने सवाल बाद में लेते हुए पहले जो व्यूअर्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो आपसे ले लेती हूँ। एक कहते हैं जो डेली ताने के रूप में दहेज का कह के मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्या वो दहेज उत्पीड़ना में आता है? एक तो ये क्वेश्चन आया है, और दूसरा आपके लिए आया है, प्लीज ये भी बताइए कि अगर शादी के बाद भी खर्चा ना दिया जाए या सैलरी की जानकारी ना दी हो या ना दी जाए, या जो भी फाइनेंशियल्स हैं उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए बीवी से, तो क्या ये भी किसी तरीके के वायलेंस में हम इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल।
आपकी दोनों ही जो क्वेरीज हैं, क्वेरी नंबर 1 उसमें भी बिल्कुल वो परिभाषा में आ रहा है क्रुएल्टी की। जो दूसरी परिभाषा है, क्योंकि क्रुएल्टी ये ही क्रुएल्टी है, मेंटली आपको परेशान किया जाना या फिजिकली वर्बली आपको अब्यूज करना, फिजिकली अब्यूज करना, वो सब क्रुएल्टी है। बट यू हैव टू लाइक यू नो कीप इन योर माइंड वन थिंग, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो अनर्गल नहीं होना चाहिए। आपके पास देयर शुड बी सम फाउंडेशन, कोई बेस आपके पास जरूर होना चाहिए कि मैं अगर ये एलिगेशन लगा रही हूं तो मेरे पास ये एविडेंस है। वो नंबर 1। नंबर 2, हम आपके इशू को लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर बिल्कुल ये जो तीसरी परिभाषा है डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा, उसमें ये भी है कि अगर आपको खर्चा नहीं मिल रहा है, अगर कोई भी महिला है शादी के बाद उनको खर्चा नहीं दिया जाता, उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता, सैलरी के बारे में नहीं बताया जाता, तो बिल्कुल वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है। और आप कभी भी जो है एक अपना ये अधिकार जो है वो 1098 जो है, या फिर आप सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं, या फिर जिस किसी भी तरीके से आप जो है अपना मेंटेनेंस वगैरह ये सब क्लेम कर सकते हैं विदाउट डिवोर्स। मैं दोबारा से बात बोलना चाहता हूँ, डिवोर्स लेने की इसमें जरूरत नहीं है। आपका डिवोर्स नहीं होगा, आपकी शादी नहीं टूटेगी, शादी आपकी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर मेंटेनेंस के लिए केवल आप जो है वहां पे जाके ये बात बोल सकती हैं कि मुझे मेरे खर्चे वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं, मुझे दिलवाए जाए, तो उसके लिए सेक्शन 19 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, तो जो आपको खर्चे। अब बात कौशिक जी, शिल्पी चक्रवर्ती का आपसे सीधा सवाल आया है कि अगर सच में ज्वेलरी और मेरा सामान हस्बैंड के घर में है और ससुराल वाले मान नहीं रहे कि उनको वो पोजेस करते हैं वो सामान, वो कहती है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, एक सिर्फ मदर है जो बीमार है, इस सिनेरियो में मुझे किसके पास जाना चाहिए, कैसे मदद लेनी चाहिए सो दैट मैं वो अपना सामान उनसे ले सकूं? तो इनको कहाँ जाना चाहिए, मतलब whom she should approach? देखिए, नंबर 1 तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं कभी भी। जो आपको कोई भी डॉरी का आइटम आपको रिकवर करना है और आपको ये लगता है कि वो डेंजर में है, आपको जो है वो कभी भी उसको बेच सकते हैं, या फिर कभी भी उसका जो है वो इस तरीके से आपको लगता है कि मेरी सारा जो है आर्टिकल वो डेंजर में है, तो आप कभी भी पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपना केस वगैरह डाल सकते हैं कि मुझे जो है मेरा सामान वापस दिलवाया जाए। इस पे थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करेंगे लेकिन प्रभात उसमें जी, भी क्योंकि उस हाँ जी। एम्फसाइज में मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें एम्फसाइज अगर हम करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल अगर आपके हैं तो आपके हैं किस तरीके से, क्योंकि ये अच्छा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी इल्जाम आप लगा रहे हैं, जैसे हमारे सेशन में ये पहले से ही चल रही है बात, एलिगेशन आप कुछ भी लगा रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो उसमें फिर आप जाके पुलिस में बता सकते हैं कि मेरी ये आर्टिकल्स हैं, पर्टिकुलर इस जगह पे रखे हैं, वो इस तरीके के कुंडल हैं, इस तरीके के जेवरात हैं जो मेरे पति के पोजेशन में हैं, मुझे दिलवाए जाएं, तो सर्टेनली आपकी हेल्प होगी। राइट। आपके लिए एक और सवाल सेजल राठौड़ पूछ रही हैं कि क्या वर्किंग वुमन अपने पति से खर्चा मांग सकती हैं? जी, इसमें बीइंग अ वुमेन, अगर आपकी सैलरी आपके हस्बैंड से ज्यादा है तो इन दैट केस आप नहीं मांग सकती हैं। और अगर आपकी सैलरी आपके हस्बैंड के बराबर है या कम है, लेकिन आपको खर्चे बहुत सारे वहन करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे खर्चे आप उठा रही हैं, लाइक यू आर मेंटेनिंग योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों को आप मेंटेन कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में आपको वो सारी रिसिप्ट्स वगैरह लगानी होंगी कोर्ट में कि देखिए मेरा खर्चा जो है वो ज्यादा है, मेरी सैलरी हालांकि मैं कमा रही हूँ लेकिन मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन इन खर्चों से मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, इन दैट केस पति को आपको देना ही पड़ेगा। एक और सवाल रविंद्र सापरा जी आपसे पूछ रहे हैं, इज क्रिटिसिज्म ऑफ पेरेंट्स ब्रदर रिलेटिव ऑफ लेडी अमाउंट्स टू टॉर्चर? लड़की के बिल्कुल। घर के वालों के को बुरा भला कहना, उनके माँ बाप को, उनके फैमिली को जलील करना, या उनके बारे में डिमीनिंग ऑफन देखा जाता है, मजाक बनाया जाता है घरों में, कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके ब्रदर ऐसे हैं, उनको ये काम नहीं आता, उनको ऐसे बैठने का सलीका, हर चीज को मजाक बना दिया जाता है। तो क्या ये टॉर्चर की परिभाषा में आता है?
बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। रविंद्र सप्रा जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि ना केवल अ, अगर आप लेडी जो हैं, अगर हम्म, उनके पेरेंट्स का आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं तो वो भी एक क्रुएल्टी है। अगर बहू भी ये बोलती हैं कि हम्म, मुझे एल्डरली पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, मुझे तो जाना है, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ, मुझे कोई और दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे पेरेंट्स मेरे लिए दिक्कत है। हम्म, और कोई भी आपका बेटा अगर है या फिर कोई अगर हम्म, अगर वो ये नहीं चाहता है, वो नहीं हम्म, चाहता अपने पेरेंट्स को छोड़ना, तो इन दैट केस इट कुड बी और इट इज अ ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स। वो हम्म, इसमें डिवोर्स हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है कि ये ओके। भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है कि पत्नी अपने पति के पेरेंट्स जो हैं उनके लिए काफी कुछ अगर उल्टा सीधा बोलती हैं, उनको टॉर्चर करती है या फिर ये बोलती है इनको छोड़ दो तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इन हम्म। दैट केस इट इज अ ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स। तो रविंद्र अनदर सप्रा क्वेश्चन जी। फॉर यू। मैं अपने क्वेश्चंस ले नहीं पा रही बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि हस्बैंड हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ही वांट्स टू गिव डिवोर्स, बट जो बीवी है वो चाहने कि मुझे डिवोर्स नहीं देना, आई वांट टू स्टे विद हिम, क्या किया जा हम्म। सकता है? बिल्कुल इन दैट सिचुएशन वो बिल्कुल डिवोर्स नहीं ले सकते। हम्म। हाँ, ओके। बिल्कुल वो डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। और यस, अगर वो आपके होते हुए किसी हम्म, और महिला के साथ, इफ ही इज इन रिलेशनशिप हम्म, इलीगल विच वी कैन से इलेजिटिमेट रिलेशनशिप में अगर वो हैं, हम्म, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड तो है। आप कभी राइट। भी डिवोर्स इस पे ले सकते हैं। लेकिन हम्म, इन द अगर आप उनके साथ रह ही सकती हैं तो वो पति आपके साथ वो डिवोर्स नहीं ले सकते। ओके। तो वो आपको यस, मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर नहीं आपने कर कई सकते। आपने कई बार बोला कि लड़कियां पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, लीगल सपोर्ट ले सकती हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। हमने बहुत बार कई बार देखा है, स्पेशली जो लोअर स्ट्राटा से लड़कियां रहती हैं या जिनको कुछ पता नहीं है, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही है और वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, रादर उनको भगा देती है या पैसे ले लेती है दूसरे फैमिली से, फैमिली साइड से, हस्बैंड से। बेसिकली उनको एंटरटेन ही नहीं करती, उनके केसेस नहीं लेती, एफआईआर रजिस्टर नहीं होते। तो उस सिनेरियो में जब पुलिस का जो काम है पुलिस नहीं कर रही है, तो कहाँ जाना चाहिए लड़कियों को? मैं ऐसी महिलाओं के लिए एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि वो नोट कर लें। मेरी हाँ जी। गुजारिश रहेगी उनसे, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो नोट कर लें कि 1098 महिला हेल्पलाइन का नंबर है, 100 नंबर जो है वो है ही पुलिस का नंबर। उसके अलावा जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल जो सर्विस अथॉरिटीज हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको मिल जाएंगी। तो कोई भी महिला जो है वो स्ट्रेट अवे जो है डीएलएसए में जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और बाकी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए हुए हैं। कोई भी हम्म, महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके, जो कि लोअर स्टेटस से हैं हमारे, वो जाके उनको अप्रोच कर सकती हैं, उनको अपनी सारे जो है वो कंप्लेंट बता सकती हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपकी स्टेटमेंट लेंगे और तुरंत ही इस पे कार्रवाई होती है। इसके अलावा महिला थाने में वो जा सकती हैं। और हम्म, इसके अलावा जो है वो स्ट्रेट अवे जो है वो जेएमआईसी कोर्ट में जा सकती हैं अपने, या फिर उनकी हिम्मत नहीं है या फिर उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल ही इस तरीके से हैं कि भाई मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में वो अप्रोच कर सकती हैं। वहां पे उनको सपोर्ट मिलती है, वहां पे रजिस्टर होती है कंप्लेन। लेकिन अगर वहां से भी नहीं मिलती है तो वो जो है फिर महिला या किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर वो जाती हैं तो वहां भी उनको वकील जो हैं वो डीएलएसए से उनको मिलती हैं, जिनको ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रोटेक्शन उनका ऑफिसर्स, ये, हाँ जी, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट ऑफिसर्स की जब आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे, मतलब कोर्ट्स में मिलते हैं या पुलिस स्टेशन में रहते हैं? आप इसके बारे में बता सकते हैं ताकि जो भी लड़कियां सीख कर रही हैं वो वहां जा सकें और उनसे मदद ले सकें। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का हर एक कोर्ट वगैरह में या फिर हर एक आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। तो हम्म, उसकी सारी जो है जानकारियां नेट पे से वो ले सकती हैं या फिर कोर्ट में जाके ले सकती है, डीएलएसए से ले सकती हैं। हम्म, तो इस तरीके से वो उसको अप्रोच कर सकती हैं।
थाने में भी जैसे मैं अभी अभी बता रहा था कि उनको वकील मिलती हैं, तो वो सारी जो है उनको जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर डीएलएसए से भी उनका काम नहीं होता, तो फिर वहाँ सीजेएम जो है हरियाणा में, तो अभी फिलहाल ये है कि सीजेएम मिलते हैं, वो जज साहब वहाँ पे बैठते हैं 9 बजे से 4 बजे तक हरियाणा में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ उनको वो अपनी कंप्लेन डायरेक्टली बता सकती हैं। और अदर स्टेट्स में अगर उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है तो डीसीपी को वो जाएंगी, उनको जाके अप्रोच करें डीसीपी को, उनको अपनी जो है वो कंप्लेंट दें। वहां से भी नहीं हो जाता फिर तो लास्ट में कोर्ट ही है, वहां पे आप किसी भी जो है वो डीएलएसए के वकील से या फिर अपने और कोई वकील से वहां पे अपना केस डलवा सकती हैं। तो मैं आपके महिलाओं जी, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आती हूँ प्रभात कौशिक जी। जब हम ये डाउरी की बात करते हैं, चाहे वो लड़की हो जो प्रताड़ित है, चाहे वो फैमिली हो जो परेशान हो रही है या एलिगेशंस फेस कर रही है, किस टाइम पे एक लॉयर को अप्रोच करना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहते हैं कि जब हम एक लॉयर को अप्रोच करते हैं अपने केस को लीगल जामा पहनाने के लिए, कि अब इसको हम घर पे नहीं सुलझा सकते और अब हमें एक प्रोफेशनल चाहिए जो हमारे इस प्रॉब्लम को हेल्प करेगा। किस मौके पे किस टाइम पे जाना चाहिए और क्या चीजें हैं जो मुझे डॉक्यूमेंट मुझे कैरी करने पड़ेंगे या एविडेंसेस मेरे पास होने चाहिए जिससे कि मैं अपने केस को मजबूत कर सकूं एज एन इंडिविजुअल। देखिए, जहां तक मेरा विचार है, जो लॉयर्स हैं वो जानकार होते हैं कानून के। और आपके पास आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या फिर मेरे साथ कुछ इलीगल चीजें हो रही हैं, कुछ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, आपको लग रहा है कि फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली मुझको जो है ना वो अब्यूज हो रहा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर अगर आपको ये लगता है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है, या फिर जो भी चीजें हैं, जैसे कि अभी ये भी एक सवाल उठा था कि इलिजिटिमेट रिलेशनशिप में पति कहीं और चले गए हैं, किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको सलाह की जरूरत होती है, तो वो आप वकील के पास तुरंत ही जाके अपना समाधान निकाल सकते हैं। ये मेरा जो है अपने वकील भाई, जो मेरे एडवोकेट ब्रदर्स हैं, वो उनसे मेरा यही एक जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि किसी भी चीज का, जैसे मैट्रिमोनियल जो हमारे रिलेशनशिप है, उसमें सबसे पहले जो हमको कंसिडर करनी है चीज, जो हमको सबसे पहले देखना है वो ये है कि मीडिएट हो जाए चीजें, चीजों का मीडिएशन हो जाए, चीजें, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी तरीके से बच जाए, शादी बचे। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि बिल्कुल ही इलीगैलिटी हो रही है, बिल्कुल ही कुछ हद से ज्यादा चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, तो इन दैट इवेंट तो फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो बताते हैं कि क्या लेना है और वो फिर लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो हमारा अभी अभी रेज हुआ था वो ये था कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स लेके मैं वकील के पास जाऊं। देखिए, इसमें तो केस टू केस जो है वो वेरी करता है। आप क्या एलिगेशन लेके वकील के पास जा रही हैं, ये आपको खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊं। तो वो तो फर्स्ट डेट पे जब आप किसी भी एडवोकेट से मिलती हैं, इन दैट सिनेरियो जो है वो फिर आपको बताते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर एलिगेशंस हैं उसको अगर हम कोर्ट तक लेके जा रहे हैं या मीडिएशन में भी जा रहे हैं, तो आप मुझे ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाके मुझे दीजिए। तो वो फर्स्ट डे पे आप नहीं हो सकता कि मैं फर्स्ट डे पे ही जा रही हूँ और सीधे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पूरा कंपाइलेशन है, मैं जाऊं सीधे और एडवोकेट से बोलूं कि देखिए ये जो है ना मेरे सारी, वो नहीं हो पाएगा। वकील ही आपको बताएंगे। नंबर 2, नंबर 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने एडवोकेट्स का, वो ये है कि देखिए, अगर आप स्ट्रेट अवे कोई भी कंप्लेंट जो है वो डाल रहे हैं और आप एक लेमैन है, आपको पता नहीं है कि मुझे क्या कंप्लेंट डालनी है, तो ये जो केसेस होते हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं या फिर फैमिली लॉ से रिलेटेड मैट्रिमोनियल जितने भी केसेस हैं, इसमें महिलाएं बहुत ही शैटर्ड होती हैं, बहुत टूटी हुई दिल की होती हैं, बहुत उनका सब कुछ बिखरा हुआ होता है, फैमिली टूट चुकी होती है, वो इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि वो अपना सब कुछ ही एक कंप्लेंट में डाल देती हैं। अब वो एलिगेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जब उन एलिगेशंस को लेके, उस कंप्लेंट को लेके वो किसी के पास जाती हैं, तो ना तो उनके पास
कोई इतना वक्त होता है कि वो बात को समझ सके कि भाई इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। और अगर वो बता भी देती है मेरी कंप्लेन में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो क्योंकि केसेस इतने ज्यादा हैं तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाता कि भाई ये इतनी सारी जो चीजें इन्होंने जो लिखी हुई हैं ये ठीक है या गलत है या किस तरीके से जो है। तो आपको एक वकील जो एडवोकेट हैं, अगर आप उनको अप्रोच करते हैं तो वो उस चीज को उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं चीजें, उसमें से कितना कंसाइज और प्रिसाइज उसको रखना है आपकी कंप्लेंट को, कि आपकी जो भी एलिगेशन है वो मीट कर पा रही हैं किसी ऑफेंस को। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ऑफेंस जो है वो हमारे जो है लॉ बुक्स के अपने हमारे उसकी परिभाषा के हिसाब से होना चाहिए। तो वकील जो हैं, जो एडवोकेट हैं, अगर आप उनको अप्रोच करती हैं तो आपके जो इमोशनल जितनी भी आपने चीजें एक कागज पे उतारी हैं, वकील जो हैं उनको, जो एडवोकेट हैं, उसमें से वो सारी चीजें वो पर्टिकुलर जो है वो एलिगेशंस को निकालते हैं, उसको कंसाइज प्रिसाइज फॉर्म में लाके, और फिर आप कई बार जो है इतने इमोशनल हो जाती हैं कि कोर्ट के सामने आप कुछ चीज बताती हैं, कुछ चीज भूल जाती हैं। तो अगर आप एडवोकेट को करती हैं तो वो आपको बिल्कुल ही प्रिसाइजली कोर्ट को ये बता पाएंगे कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है और वो किस तरीके से जो है वो एक ऑफेंस है और आपको न्याय मिलना चाहिए। जी। आपके लिए एक और सवाल शिवानी कुमारी जी का है। ये कह रही है कि माय हस्बैंड फाइल्ड सम फेक केसेस विद बेसलेस ब्लेम्स एंड वांट मनी फ्रॉम मी एज अ मेंटेनेंस। उनसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं एंड ही फाइल्ड डिवोर्स टू, उन्होंने डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया है, और जो इन लॉज हैं वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, सो शी इज इन अ डिफरेंट स्टेट। केस के लिए उनके जगह जहाँ पे उनके इन लॉज रहते हैं वहां जाना पड़ता है एंड शी हैज जीरो अर्निंग, तो मतलब वो कमा भी नहीं रही है इस टाइम पे। केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताइए। मैं मेन कंसर्न इज कि प्रोसीडिंग्स खुद के लिए आसान मैं कैसे करवा सकती हूँ इस सिनेरियो में। बिल्कुल सही इनका सवाल जो है वो बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था कि सारी जो है ये इस सवाल को रखा जाए, क्योंकि होता ये है कि अमूमन देखा ये गया है कि शादी हो गई आपकी किसी और स्टेट में और आप रहते किसी और स्टेट में हो। इन दैट केस अगर आपका, मैं इनके सवाल को अभी अभी लेके थोड़ा सा पिछले सवालों की तरफ जाऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आप अपने घर चली गई हैं, आपका घर किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और स्टेट में है, वहां आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगी, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगी, तो फिर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके जो जहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां जाएंगे, वहां के जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करेंगे कि भाई आप रिपोर्ट बनाएं। तो ये तो रहा डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आउट ऑफ स्टेट जो चीजें होती हैं वो। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका सवाल है कि ये इन लॉज इनके कहीं और हैं, ये रहती कहीं और हैं, और तो नंबर 1 जहां भी ये रह रही हैं केस वहां पे चलना चाहिए। इस चीज का जो है वो पूरा प्रोविजन दिया गया है, ये ख्याल रखा गया है कि जहां महिला रह रही हो केस वो वहां पे डाल सकती है। अगर वो अपने कहीं भी उसकी किसी भी स्टेट में अगर वो है महिला, और तो वो अपने वहां पे अपना केस डाल सकती है, पुरुष को वहां पे वहां उस जगह पे फिर आना पड़ेगा। नंबर 2, इनकी सिनेरियो में अगर ये कहती हैं कि इनके पति ने, इनके हस्बैंड ने जो है वो केस डाल दिया किसी और स्टेट में और ये किसी और स्टेट में रहती हैं, तो इन दैट केस इनको सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये राइट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ये अपना जो पावर है केसेस को ट्रांसफर करने का। उसमें सुप्रीम कोर्ट कई चीजों को कंसिडर करता है कि आपका डिस्टेंस कितना ज्यादा है, आप किस तरीके से जो है वो लॉस आपको हो रहा है। तो ये, और आपको अगर थोड़ा भी डिस्टेंस अगर आप कवर कर रही हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इन दैट केस हस्बैंड को आपको पैसे देने होंगे, ये भी आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से ले सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं, उनको लगता है कि बड़ा बहुत दूर है ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बिल्कुल वुमेन को जो है वो काफी हद तक जो है रिलीफ मिलती हैं, और इस तरीके के जो केसेस जो है होते हैं वो ट्रांसफर वाले, मैंने खुद जो है कई केसेस में ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाली हैं, और वो केसेस भी ट्रांसफर हुए हैं। और साथ ही साथ जो विमेन हैं वो अगर किसी आउट ऑफ स्टेट से शी इज कमिंग टू दिल्ली, अगर वो दिल्ली आ रही हैं तो उनको यहाँ एकोमोडेशन भी मिला है, होटल भी मिला है, और सारा आने जाने का जितने भी पैसे थे
वो भी हस्बैंड ने ही पे किए हैं। ओके जी। ये तो बहुत ही अहम आपने चीजें बताई हैं। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस को काफी डिटेल, काफी लेंथ में लूं और बाकी अदर इश्यूज को भी लूं, बट आज देखते हुए हमारा वक्त खत्म हो रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही एक और सेशन के साथ वापस लौटेंगे, बिल्कुल जिसमें कि हम डोमेस्टिक वायलेंस और ड्रग को काफी इन डेप्थ बात करेंगे। काफी सारे सवाल, काफी सारी क्लैरिटीज आपसे लेना चाहेंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल प्रभात कौशिक जी, आपका जो आपने हमें ये वक्त दिया आज, और इतनी डिटेल, इतनी डेप्थ में हमने डाउरी के बारे में बात की और बेसिक इश्यूज के बारे में बात की। इसी माध्यम से मैं और ये बात भी कहना चाहूंगी कि कौशिक जी से जो भी मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, हम उनकी डिटेल्स, उनके ईमेल एड्रेसेस या कम्युनिकेशन डिटेल्स जो हैं अपने पेज पे डालेंगे, अपने कमेंट सेक्शंस में हम शेयर करेंगे, ताकि आप डायरेक्टली कंसल्टेशन अगर लेना चाह रहे हैं, अपने केसेस को टेकअप करवाना चाह रहे हैं, या कोई और भी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर आपको उनसे कंसल्ट करना है, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे डायरेक्टली जुड़ें, उनसे अपनी लीगल जो भी हैसल्स हैं जो गो थ्रू कर रहे हैं वो क्लैरिफिकेशन लें। और थैंक यू सबका, एज अ लिसनर्स का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, इसको अप्रिशिएट किया, और आगे भी जुड़े रहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। Thank you, Kaushik ji. Thank you very much for your time and for the माय valuable प्लेजर। information. Thank you. थैंक यू। Thanks a जी, lot. थैंक्स।